हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की जो हमारी साइंस की चैप्टर 1 रहने वाली है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण। ठीक है, यानी जो पादप है वे उसमें उनमें पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैं पहले बता दूं कि पोषण होता क्या है। ठीक है, तो पोषण क्या होता है। ठीक है, कि पोषक में तो पोषण क्या होता है, पोषक पदार्थों की जो ग्रहण करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, वो हमारा कहलाता है पोषण। ठीक है, तो जैसा कि आप कहेंगे कि पोषक क्या होता है, तो पोषक हम इसमें देखेंगे कि देखिए, जैसे इसमें बोला है कि कक्षा मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि जो हमारी जो सभी जीव हैं उनके लिए भोजन एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, यानी कि सभी जीव हों, चाहे जो भी प्राणी हो या जीव हो या जानवर या पौधे हों, तो उनके लिए जो है ये भोजन जो होता है ना, भोजन और जल जो होता है ये अति आवश्यक कारक है। ठीक है, तो आप यह भी पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। ठीक है, तो भोजन में कई प्रकार के हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये हमारे पोषक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, जैसे चावल हो गया, प्रोटीन जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, वसा क्या हो गया, वसा जैसे तलीय पदार्थ जो होते हैं, घी हो गए, विटामिन जैसे कई सारे फल हैं, खनिज भोजन तो ये सारे हो गए ना। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे होते हैं, ये हमारे पोषक कहलाते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो भोजन के ये जो घटक हैं ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो यहाँ से एक आपकी हेडिंग आती है, पोषक किसे कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा है कि सभी जीव जो होते हैं, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकताएं होती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे जीव हैं उनको भोजन की आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो जिससे कि वो ऊर्जा उससे प्राप्त कर जीवित रह सके। ठीक है, तो पादप या पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि जो कुछ जो हमारे जो प्राणी हैं या मनुष्य हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं ना, तो वो पादप पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, एवं जबकि जो हमारे पादप होते हैं भी अपना जो भोजन है ना वो स्वयं बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं तो देखते हैं, चलिए। परंतु जो मानव है, ये मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, वे पौधे अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या वो जितने भी हमारे प्राणी हैं या मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, वो पादपों से ही निर्भर रहते हैं ना, उन्हीं पे वही मतलब खाकर वो जीवित रहते हैं, उन्हीं से उनका जो ऊर्जा होता है वो उन्हीं से वो होता है, वही हमारे पोषक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, चावल होता है, तो चावल किस क्या है, वो भी एक पौधा, ये फसल है, तो उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारे जो भी जीवधारी हैं, जो भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो किसी अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, जबकि जो हमारे पौधे हैं वो क्या रहते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं तो आगे हम देखेंगे उसको। तो वे जो होते हैं वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव जो है तथा अन्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, मानव जो है। ठीक है, उसके आगे क्या है कि इसमें देखेंगे कि पादपों में पोषण की विधि कैसी होती है, कैसे मतलब जो पादप होते हैं अपना जो पोषण होता है उसको मतलब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जैसा इसमें है कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पादप हैं वे कैसे बनाते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से भी अपना भोजन जो होते हैं वे बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो पदार्थ हैं उनके परिवेश में उपलब्ध हैं। ठीक है, उनके आसपास आसानी से उपलब्ध हैं। ठीक है, तो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना। ठीक है, जो पोषक पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सजीवों की शारीरिक संरचना, ठीक है, उनकी शारीरिक संरचना वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी शारीरिक संरचना कैसी होगी, वृद्धि उनकी उस पर निर्भर करती है, पोषक पदार्थों पे ही, और क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव। ठीक है, तो उनके लिए वो पोषक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज, उनको समर्थ बनाते हैं पौधों को। ठीक है, तथा जो विभिन्न जैव प्रक्रम, ठीक है, जितने हमारे जैव प्रक्रम होते हैं उनके लिए भी ये आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जो हमारे पोषक होते हैं। ठीक है, पौधों के लिए। एवं उसके बाद आगे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। अब यहाँ एक हमारा टॉपिक आता है पोषण किसे कहते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है,
यानी कि पोषण या भोजन करने, या हम कह सकते हैं भोजन करने की वह विधि या पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन जो है, कोई भी जीव अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं बनाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है कि इसमें कि ऐसे जो पादप होते हैं, ऐसे पादपों को हम स्वपोषी भी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषण या स्वपोषी भी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद है कि जंतु एवं अधिकतर जो अन्य जीव हैं, ठीक है, तो जंतु हो गए या अन्य जीव हो गए, ये पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, जो भोजन स्वयं बनाए उन्हें स्वयंपोषी, जो भोजन दूसरों द्वारा यानी पादपों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विषमपोषी। ठीक है। अब उसके बाद है कि अब हम पूछ सकते हैं कि जो अपना जो वो पादप है, ठीक है, अब हम पूछ सकते हैं कि जो पादप है, पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती हैं, यानी कि वो जो खाना मतलब खाद्य जो पदार्थ होती हैं वो कहाँ संचित करते हैं। ठीक है। तो क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है, यानी कि जो हमारी वो हमारे जो पादप होते हैं उनकी जो खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, यानी वो कहाँ से ग्रहण करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि हर हर मतलब अंग से वो ग्रहण करेगा। ठीक है, जैसा कि हम जो जीव होते हैं, जो मानव में ही देख सकते हैं, आप मुख से खाना ग्रहण करते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही जो पौधे होते हैं, अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि वे अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। ठीक है, या उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती हैं, तो अथवा केवल कुछ विशेष भागों में होती हैं। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं, ठीक है, वे सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में होता है। ठीक है, तो इसमें पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये हमारे मन में प्रश्न उठता हुआ कि खाद्य प्रक्रिया तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो चलिए जानते हैं। तो उसके बाद है इसमें हमारा एक नया टॉपिक आता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं ये पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न आ सकता है कि जो पौधे हैं उनकी खाद्य फैक्ट्रियां क्या हैं, तो पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां क्या कहलाती हैं, पत्तियां हैं। ठीक है, पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां पत्तियां होती हैं। ठीक है, अतः जो सभी कच्चे पदार्थ होते हैं ये पत्तियों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनके तक पहुंचनी चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ जड़ ठीक है द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे जो भी हमारे पोषक वो पौधों तक कैसे पहुंचते हैं। तो ठीक है, तो इसको मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। पोषक है उनको पत्तियों तक पहुंचना है तो वो क्या करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये एक पौधा है। ठीक है, ये एक पौधा है। ठीक है, तो ये पौधा है तो उसमें उपस्थित जल एवं देखिए मृदा में उपस्थित, ये मृदा है। ठीक है, मिट्टी है तो उसमें जल जो होते हैं वो खनिज लवण होते हैं, वो उसके मूल यानी कि इस जड़ द्वारा, ठीक है, जड़ द्वारा क्या होता है अवशोषित करते हैं। ठीक है, उनके जड़ अवशोषित करते हैं तथा तने जो उनके अंदर तने होते हैं उसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होती हैं। ठीक है, सूक्ष्म रंध्र होते हैं वो वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें से प्रवेश करती है रंध्रों द्वारा। ठीक है, पत्तियों की सतह पर। देन उसके बाद क्या होता है, ये रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, ये कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र किसे कहते हैं, अब आपके मन में आएगा। तो रंध्र क्या होता है, रंध्र द्वारा, ठीक है, रंध्र जो होता है ऐसे छिद्र होते हैं जो कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज जो वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, तो जल एवं जो खनिज वाहिकाएं होती हैं इनके द्वारा जो पत्तियां हैं पत्तियों तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो जल जो होता है ये खनिज होता है। ठीक है, खनिज पदार्थ होता है, तो वो कैसे हो जाता है, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं क्या करती हैं, नलियों के समान होती हैं, नली के समान ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर। ठीक है, तो इनके द्वारा पहुंचाए जाते हैं पोषक पदार्थ। ठीक है, हमारे जो खनिज होते हैं। ठीक है, तो ये वाहिकाओं नलियों के समान होती हैं तथा जड़ तना तथा शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। ठीक है, तो एवं पोषक की पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में क्या होता है, पादपों में पदार्थ के जो परिवहन है उसके विषय में हम अध्याय 11 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको एक जो हमारा एक टॉपिक आता है कोशिकाएं, आपके मन में आता होगा कि ये कोशिका क्या होती है। ठीक है, जिसके इंग्लिश में हम कहते हैं सेल। ठीक है, सेल कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा
कोई भी मकान है या कोई भी बिल्डिंग हो किस चीज़ से बना होता है, उसका सूक्ष्म इकाई वह किस चीज़ से शुरू होता है बनना। तो उसमें जो महत्वपूर्ण एक होता है ईंट, ठीक है, ईंट होता है, वो हमारे जितने मलबे हो गए, सीमेंट हो गया, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से बनता है ना। तो जैसा कि हमने देखते हैं कि जो हमारा घर होता है, ये इमारत होता है, ये ईंटों से बनता है। इसी प्रकार जो सजीवों का शरीर है, ठीक है, यानी जो भी जीवित हैं, सजीव हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, तो उनका जो शरीर है ये सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, ठीक है, यानी सूक्ष्म सूक्ष्म इकाइयों से, छोटे छोटे इकाइयों से बना है, ठीक है। तो जिन्हें जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो कोशिका किसे कहते हैं, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो हमारी कोशिका कहलाती हैं, ठीक है। वही हमारी जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं वही हमारी कोशिका कहलाती है। तो कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप वो छोटे चीज़ों को, ठीक है, छोटे जो जितने भी छोटे चीज़ होते हैं ना उनको दिखाता है, ठीक है, एक तरह का स्कोप होता है माइक्रोस्कोप। तो उनके द्वारा सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्हें देखा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ जीव जो होते हैं ये जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। कोशिका जो है ये एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले अध्याय में या हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिकाओं के बारे में डिटेली। तो इसमें क्या है, इसमें मोटी मोटा इसमें हल्का फुल्का में बता दिया जा रहा है कि कोशिका क्या होता है, कोशिका के बाहरी अंग क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बता। तो कोशिका की पतली बाहरी संरचना द्वारा घिरी होती है, उसी से हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जो हमारा कोशिका द्रव्य कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ एक आपको एक डायग्राम भी दिया है, ठीक है, ये कोशिका कैसे कुछ कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इनके बीच में हमारा जो यहाँ आप देख सकते हैं बीच में एक संघन गाढ़ा पदार्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है, ठीक है। और ये हमारे जो जेली जैसे नुमा पदार्थ हैं ये क्या कहलाते हैं, कोशिका द्रव्य हैं। जो हमारी बाहरी परत है वो हमारी कोशिका झिल्ली है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। तो हमने रंध्र के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और हमने वाहिकाओं के बारे में पढ़ा कि जो पोषक हैं ये वाहिकाओं द्वारा मतलब पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, ठीक है। पत्तियां क्या है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। जो भी कोई भी मान लीजिए एक पत्ती है ना, ये पत्ती मान लेते हैं, ठीक है। तो पत्तियां देखते हैं, जो भी हमारी पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनमें क्या आता है, वो हरी होती है ना, तो इसलिए उनमें हरा क्यों होता है वो पत्तियां, तो उसमें हरा वर्णक होता है जो भी हरी पत्तियां होती हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्लोरोफिल किसे कहते हैं, तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पादपों के पोषण में। तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है ये सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है, ठीक है, ऊर्जा लेता है, एनर्जी लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसमें पत्तियों की सहायता से वो क्या करता है, वो पत्तियों की सहायता से जो भी हमारे जो हरे वर्णक का क्लोरोफिल है वो पत्तियों की सहायता से क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, अपने अंदर संग्रहण करेगा, ठीक है। तो इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, ठीक है। तो इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड जब खाद्य संश्लेषण में होता है, ठीक है, क्योंकि जो खाद्य संश्लेषण होते हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, ठीक है। अतः क्या हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण हमारा जो कारक है वो क्या है, पहला तो हमारा रहेगा जल, ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमारा प्रकाश संश्लेषण, खनिज पदार्थ, ये तीनों हमारे एक महत्वपूर्ण कारक हो गए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से कि जो हमारे प्रकाश संश्लेषण के लिए उसके लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यहाँ से सूर्य का प्रकाश, ठीक है। उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में जो होता है ये खाद्य पदार्थ के रूप में संचित होता है, ठीक है, जो भी हमारे पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहण करता है, ठीक है। अतः सभी जीवों के लिए यह सूर्य की ऊर्जा का चरम स्रोत है, ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जो हमारे पौधे हैं ये पौधे होंगे ही नहीं, ठीक है।
पौधे, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है ना, उसी के द्वारा ये जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है संपन्न होती है, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में जो खाद्य पदार्थ हैं वो उपलब्ध नहीं होंगे। सभी जीवों की अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्भर भोजन पर ही निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त जो सभी जीवों के लिए क्या है, जीवों के लिए ये परम आवश्यक है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी किससे हमें, आपको पता होगा जो पौधे क्या होते हैं, पौधे हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छोड़ी जाती है वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। ग्रहण करके वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, खनिज पदार्थ एवं प्रकाश संश्लेषण से वो अपना क्या करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट अपना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जो जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो, इसलिए यह महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया गया है, तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, ठीक है। आप इस डायग्राम इसको समीकरण को देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या बनाएंगे, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन, ठीक है। यही हमारा प्रक्रम कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो इसी प्रक्रम को ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये पत्तियों में किसी में स्टार्च एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। जो जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है उसका जो बाहरी परत होता है ना, वो होता है मंड स्टार्च, ठीक है, उसके रूप में संचित होता है, ठीक है, होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी एक पत्ती है, ठीक है, ये हमारी एक पत्ती है। और पत्ती में आप ये देख सकते हैं जो ऐसे ऐसे जो ये हमारे निकले होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, जो हमारे बीच वाला स्थान है, ठीक है, इसमें क्या होता है, रंध्र क्या होता है, तो रंध्र देखिए द्वारा कोशिकाएं ही मतलब उनके द्वारा ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हीं के द्वारा अवशोषित होता है ना। तो रंध्र ये देखिए यहाँ ये खाली स्थान होता है। अब इसको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये साफ क्लियर दिखाई देगा, ये रंध्रों द्वारा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, क्लोरोफिल जो हमारे पत्ते होते हैं उनको उनमें क्या होता है, ये क्लोरोफिल नमा ये छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, प्रकाश जो हमारे प्रकाश हैं, सूर्य के प्रकाश हैं, अवशोषित होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं इसमें क्या है कि पत्तियों में जो होता है ये स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है, ठीक है। अब जो पत्ती होता है उसमें स्टार्च की उपस्थिति होती है, तो कैसे हम जानेंगे कि हमारा जो प्रकाश संश्लेषण ये संपन्न हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण की जानने के लिए जो पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, इसमें स्टार्च की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ भी एक हमें डायग्राम अच्छे से समझ सकते हैं, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है फूल का। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए ये हमारी बाहरी वातावरण से ये क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है। एवं किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल और सौर ऊर्जा ले रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश ले रहा है ये पत्ता। और कार्बन डाइऑक्साइड एवं हमारे जो पत्तियां हैं, क्लोरोफिल और जल एवं खनिज, ये दोनों तीनों हमारे मिलकर क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं ना। देन अब हम आगे देखते हैं इनमें क्या है कि तो पत्तियों के अतिरिक्त जो होते हैं इनको अब जानने लगा कि पत्तियों के अतिरिक्त पौधों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाएं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब जितने भी हरी उसमें होती हैं उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। तो मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क एवं शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रक्रम को संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा मरुस्थलीय जो भाग है वहाँ क्या होता है, जैसे कैकेट्स हो गए, वो सब के पौधे कैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तने द्वारा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्रियाकलाप एक हमें दिया गया है, क्रियाकलाप को हमने पढ़ लिया। तो एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए, ठीक है। क्रियाकलाप है कि इसमें हमें क्या लेना है, एक ही प्रकार के। तो चलिए इस क्रियाकलाप को हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ठीक है।
क्या आपने सोचा है कि पौधे कैसे खाना बनाते हैं? चलो इसे समझते हैं। सभी जानवरों को भोजन चाहिए एनर्जी के लिए। हम इंसान भी बिना खाने के नहीं रह सकते। खाना हमें स्वस्थ और मजबूत रखता है। खाने की जरूरत पूरी करने के लिए जानवर और हम इंसान दोनों पौधों पर निर्भर करते हैं। हमारा कुछ खाना सीधे पौधों से आता है, जैसे फल, सब्जी, पत्तियां इत्यादि। ये खाना हर्बीवोरस एनिमल्स यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी खाते हैं। हमारा कुछ खाना एनिमल्स से भी आता है, जैसे मीट, अंडे। तो हम मनुष्य और जानवर या तो पौधे खाते हैं या उन जानवरों पर निर्भर करते हैं जो पौधे खाते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है, बकरी घास खा रही है और शेर बकरी को खाता है। अगर पौधे न हो तो बकरी नहीं जीवित रह पाएगी और फिर शेर भी अपना खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए हम सभी प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स को फूड प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, यानी कि फूड प्रोड्यूस करने वाले। पर सभी जीवित चीजों को खाने की जरूरत होती है और वो प्लांट्स को भी होती है। क्यों? उनमें भी तो एनर्जी चाहिए, बढ़ने के लिए, नए फूल, फल, बीज के लिए, नई शाखा और पत्तियों के लिए, अपने खराब अंगों को दुरुस्त करने के लिए। सही है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे जो कि चल नहीं सकते, जिनके पास कोई स्टव नहीं है, वह खाना कैसे बनाते हैं? सोचो, जरा सोचो। यानी पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। उनकी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स इस प्रक्रिया में उनकी मदद करते हैं। अच्छा बताओ, घर पर आपकी माँ कैसे खाना बनाती है? समझो कि चावल बनाना है तो आग की जरूरत है गर्म करने के लिए, तो स्टव चाहिए। सही। इसी तरह प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए गर्मी की जरूरत है, जो उन्हें सूरज से मिलती है। और क्या चाहिए चावल बनाने के लिए? पानी। पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है खाना पकाने के लिए। सूर्य और पानी के अलावा न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है पौधों को खाना बनाने के लिए। चलो और डिटेल में देखते हैं। पौधे पानी कैसे पीते हैं? पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को निगलकर प्लांट्स के दूसरे भागों में पहुंचाती है। फिर तना यानी स्टेम उसे पत्तियों तक पहुंचाता है। और पानी कैसे पहुंचता है पत्तियों के भीतर? क्या आपने पत्तियों पर कुछ रेखाएं देखी हैं? ये असल में ट्यूब्स रहती हैं, जिससे पानी पत्तियों के हर कोने तक पहुंचता है। मोटी ट्यूब्स को मेन वेन्स कहते हैं और पतली वाली को सब वेन्स। पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? भला नीली क्यों नहीं? क्लोरोफिल कहते हैं। वही तो पत्तियों को हरा रंग देता है। और भला कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जाता है? पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। हवा पौधों के अंदर उन्हीं छेदों के द्वारा प्रवेश और निकास करती है। चलो देखें पौधे कैसे खाना बनाते हैं। पौधों की जड़ें पानी और मिनरल्स को खींचकर बाकी भागों में भेज देती है। तना फिर उसे पत्तियों के पास भेज देता है। थिक और थिन ट्यूब्स उसे पत्तियों के अन्य भागों में भेज देती हैं। सूरज की गर्माहट पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पकड़ लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के माध्यम से पत्तियों के होल्स में घुसती है। सूरज की एनर्जी से वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने में बदल देती है। फिर एक गैस जिसका नाम ऑक्सीजन है, वह निकास करती है, जो पत्तियों के छेद से बाहर निकल जाती है और फिर पका हुआ खाना पौधे के हर भाग में भेजा जाता है।
तो आपने देखा कि खाना पकाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं पत्तियों के भीतर होती हैं। सूर्य की एनर्जी पत्तियों के अंदर मौजूद क्लोरोफिल कैद कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के द्वारा पत्तियों की छेद यानी स्टोमाटा से अंदर आती है और ऑक्सीजन स्टोमाटा से बाहर जाती है। पत्तियां पौधों का रसोई घर होती हैं, इसलिए उसे प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहा जाता है और क्लोरोफिल को प्लांट्स का रसोइया कहते हैं। पर प्लांट्स क्या खाना बनाते हैं? फ्राइड राइस या चिकन बिरयानी? नहीं नहीं, उसे ग्लूकोज कहते हैं। सूरज की एनर्जी लेकर पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने में बदल देती है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और फिर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ग्लूकोज भी शक्कर की तरह ही होता है। तो हमने देखा प्लांट्स अपना खाना यानी ग्लूकोज सूरज की एनर्जी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या प्रकाश संश्लेषण। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब साथ में एकत्रित करना, यानी वह प्रक्रिया जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से। कुछ खाना पौधे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर बचे हुए खाने का क्या होता है? वो इसको किसी भंडार में रखते हैं क्या? नहीं नहीं, बचा हुआ खाना स्टार्च में परिवर्तित करके पौधों के अलग अलग भागों में रखा जाता है। कुछ पौधे जैसे आम में यह उसके फल में रखा जाता है, और गाजर के यहाँ उसकी जड़ में, और आलू में उसके तने यानी स्टेम में, और कहीं कहीं वह बीज और पत्तियों में भी रखा जाता है, जो हम इंसान, चिड़ियों और जानवरों के खाने में इस्तेमाल किया जाता है। हमें पौधों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वे हमें खाना देते हैं, और एक बहुत जरूरी चीज वो है ऑक्सीजन, जो कि हम सांस लेते समय अंदर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। पौधे और हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकृति ने क्या खूबसूरत तरीके से बांधा है सबको, है ना? फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सूरज की एनर्जी कैद करता है, जो खाना बनाने समय लगती है। पर जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो खाना कैसे बनाते हैं? फंगाई एक ऐसा पौधा जो खाना नहीं बना सकता है और मरे हुए पौधों और जानवरों पर निर्भर करता है। कुछ फंगाई हमारे काम में आती है, जैसे दवाइयों के लिए। कुछ तो जहरीली और खतरनाक भी होती हैं। फिर से देखें, पौधे सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को खाने में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। चलो, अब बहुत पढ़ लिया। मैं तुमसे एक पहेली पूछूं? वह कौन सा रूम है जिसमें खिड़कियां भी नहीं होती और न ही दरवाजे? मशरूम। ये